हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 और यह सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक अपडेटेड बुक है और यह इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसे हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सेट नंबर 11 का पहला नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम FMR को खत्म करने का निर्णय लिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एंड द फ्री मूवमेंट रेजिम ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री टू इंश्योर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देखते होंगे इसका आंसर म्यांमार हाल ही में न्यूज में रहा है कि ये जो बॉर्डर है कहाँ पे, तो म्यांमार और भारत के जो बॉर्डर के बीच में जो 16 किलोमीटर के डिस्टेंस के दोनों तरफ आने जाने का आवाजाही दिया गया था फ्री। ठीक है, विदाउट ये वह सब रिस्ट्रिक्शन नहीं था। 16 किलोमीटर आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, अपना व्यापार भी कर सकते हैं, कुछ दिन आने जाने का ऐसा दिया गया था। लेकिन हाल ही के वर्षों में क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा म्यांमार में उस तरह से सैन्य तख्ता पलट होता है और उस तरह से भारत और म्यांमार के बीच में रिश्ते में थोड़ा सा एक कड़वाहट भी नज़र देखने को मिलती है। हालांकि भारत ने अपने विदेश नीति को बैलेंस करते हुए उसके साथ भी समझौता करने की कोशिश की और फिर देखते होंगे कि 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको बंद करने का है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया और दोनों तरफ क्या गया, इस तरह से बाड़ एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि दोनों तरफ से क्या, तो इस तरह से जंजीर है जो खींचा गया कि इसमें इधर के आदमी उधर और उधर के आदमी यहाँ नहीं आ सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो वहाँ से नक्सली क्षेत्र जो भारत में प्रभावित कर रहे थे जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज स्टेट्स को, उसको भी रोकने का प्रयास किया गया और साथ ही में जहाँ से नक्सली उस नक्सल के साथ साथ वहाँ पे जो ड्रग्स या फिर अन्य जो धंधे वहाँ पे किए जा रहे थे, आ रहे थे भारत में और भारतीय एकता को प्रभावित कर रहे थे, उसको भी रोकने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि भारत ने म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था FMR को खत्म करने का फैसला लिया है। ठीक है, और किसके लिए, तो यह देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्या संरचना को भी बनाए रखने के लिए ऐसा है जो कदम उठाया गया। जानते हैं कि म्यांमार के जो रखाइन स्टेट में वहाँ पे रोहिंग्या जो उस समय जनजाति थी वो यहाँ पे आया था, रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ से आया था और वो भारत के क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगा था। ठीक है, तो उसको भी रोकने के लिए ऐसा किया गया। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और यह कह रहा है भारत और म्यांमार के बीच FMR एक द्विपक्षीय समझौता था। इसे 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत इसको लागू किया गया था। जानते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके द्वारा, तो ये मोदी सरकार के द्वारा लाया गया। पहले क्या था, ये लुक ईस्ट पॉलिसी था। क्या लुक ईस्ट पॉलिसी था? लुक ईस्ट पॉलिसी जिसे PV नरसिम्हा राव के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1990 के आसपास, 1991-92 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसको ध्यान रखना है। और अब इसका नाम रखा गया तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखना, पूर्व के देशों के साथ उस तरह से एक ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए ऐसा है जो बनाया गया था नीति। इसके तहत भारत म्यांमार सीमा के पास रहने वाले लोग बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक आ जा सकते थे और इसके साथ ही भारत ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का भी फैसला किया है और सीमा पर बेहतर निगरानी करने के लिए एक गश्ती ट्रैक भी इसमें बनाया है। और जानते हैं कि म्यांमार कब आज़ाद होता है, तो 4 जनवरी 1948 को ये म्यांमार आज़ाद होता है। कब? 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को आज़ाद होने से पहले क्या होता है, यह 1937 में भारत से अलग हो जाता है। 1937 में भारत से अलग होता है। ठीक है, किसके थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू अलग होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और अभी वर्तमान में क्या है, एक सैन्य शासन से संबंधित यहाँ पे शासन चलाया जा रहा है। तख्ता पलट अभी देखा गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करना और बताना है कि किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो हूँ एमंग दी अबव हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड 2024। ग्रैमी अवार्ड वैसे कलाकारों को दिया जाता है जो संगीत के क्षेत्रों में, संगीत कला आदि के क्षेत्रों में है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी में आते हैं जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। AR रहमान भी म्यूजिक से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार उन्हें ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। जबकि जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन समेत 5 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ग्रैमी अवार्ड 2024
यह फरवरी 2024 की रात 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ होता है? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होता है। कहाँ? लॉस एंजल्स में होता है। और इसे जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार रहे। पूछ सकता है क्वेश्चन कितने जीते हैं, तो 5 जीते हैं। और भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत समूह क्या है? तो शक्ति है। शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और 5 भारतीय संगीतकार कौन कौन है? तो तबला वादक है जाकिर हुसैन। पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, किससे संबंधित है? तो तबला वादक है। और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। शंकर महादेवन क्या है? एक सिंगर है, गायक है। जबकि वायलिन वादक कौन है? गणेश राजगोपालन। और ताल वादक क्या है? तो सेल्वा गणेश विनायक राम। ठीक है, विनायक राम। सेल्वा गणेश विनायक राम क्या है? तालाब वादक है। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, देख सकते हैं पीएम मोदी के लिए लिखे एक गीत को भी ग्रैमी अवार्ड्स में रखा गया है। जैसे कि ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में पीएम मोदी के लिखे गीत एबंडेंस इन मिलेट्स को भी जगह मिला है। किसको? अबंडेंस इन मिलेट्स। और इसे पीएम मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा है। इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है? तो जानते हैं इसके किसके द्वारा? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के द्वारा यह किया गया है। HAPS का है जो लॉन्च किया गया है और टेस्ट किया गया है। और जानते हैं कि CSIR का स्थापना कब होता है? तो ये 1942 में होता है। कब? 1942 में इसका स्थापना होता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह एक क्या है? तो मानव रहित हवाई वाहन UAV है, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसको ध्यान रखना है, क्या है? यही HAPS है। इसे ऊंचाई पर विशेष रूप से समताप मंडल में लंबे समय तक संचालन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और HAPS 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जो वाणिज्यिक विमानों की तुलना में लगभग क्या है? ये दोगुना है। और यह सौर ऊर्जा से संचालित है और महीनों यहाँ तक कि सालों तक हवा में यह रह सकता है, जो कि उपग्रह के समान लाभ प्रदान करता है। इसकी परिचालन लागत क्या है? उपग्रह की तुलना में काफ़ी कम है। और यह अभी भी एक विकासशील तकनीक है, जो भारत की हाल ही की सफल परीक्षण उड़ान ने इसे चीन, दक्षिण कोरिया और यूके जैसी चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है। किसको? भारत को शामिल कर दिया है। इसके पहले चीन, दक्षिण कोरिया और यूके जैसे देशों ने भी इसमें है जो इस तकनीक को विकसित कर दिया है। यह सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की निगरानी और निरीक्षण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। यदि आपदाएं सामान्य नेटवर्क को नुकसान पहुंचाती है तो यह दूर दराज के क्षेत्रों में भी मोबाइल संचार नेटवर्क तैनात किया जा सकता है इसकी सहायता से। HAPS, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है, जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर ये ध्यान रखना है, क्या है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीतीश डिवाइस का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर इसका फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है और किस बेसिस पे करता है। तो जानते हैं कि जैसे आपदा से बचाने के लिए वैसे आधे घंटे पहले ये अलर्ट घोषित करता है, अलर्ट डिक्लेयर करता है, अलर्ट देता है। और ये उस तरह से जैसे कि बाढ़ आ गया, बिजली गिरने या फिर उस तरह से कोल्ड वेव्स आ गया या फिर हीट वेव्स हो गया, तब उसके लिए क्या करता है? वार्निंग अलर्ट जारी करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यह मॉडल बनाया गया है। यह सुरक्षा कवच नीतीश डिवाइस बनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो पहला है कि इसमें PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, जबकि P सुब्रमण्यम और M वेंकैया नायडू को नहीं दिया गया है। यानी कि 1 और 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसमें नहीं दिया गया है। बाकी MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को इस बार भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जानते हैं कि भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत होती है कब? 1954 में शुरुआत होती है। और सबसे पहली बार जब शुरुआत होती है तो पहली बार किसी न किसी को तो दिया गया होगा। तो सबसे पहली बार 3 व्यक्ति को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। किसको किसको? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद और क्या? तो CV रमन,
सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक आप इसको बताते हैं। और इसमें टोटल आपको बता दें कि ये तीनों को दिया गया 1954 में, ठीक है। और 1955 में दिया गया था किसको? पहले प्रधानमंत्री किसको दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जेएल नेहरू को पहला दिया गया 1955 में। और पहला जो राष्ट्रपति है उनको दिया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, 1962 में फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। और फर्स्ट महिला की बात करते हैं, पहली महिला तो 1971 में दिया गया किसको? 1971 में पहली महिला किसको? इंदिरा गांधी को दिया गया, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं सबसे पहला विदेशी नागरिक को दिया गया किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया। कब? 1987 में पहला विदेशी किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी यहां पे लिख दे रहे हैं, सीमांत गांधी ने कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और फिर 1990 में दिया गया दूसरा विदेशी कौन था? वो नेल्सन मंडेला, दूसरा विदेशी नेल्सन मंडेला को दिया गया। और सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर है, जिसे 2014 में दिया गया। 2014 में सबसे कम उम्र का सचिन तेंदुलकर, और ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, इसको याद रखना है। आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं, एक बार हम मिस हो रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और एक तीसरा किसको दिया गया है? जो संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, इसको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं कि एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और तीसरा किसको दिया गया है? यह भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि साल 2024 में दिया गया किसको? 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन? तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन को जानते हैं कि कृषि वैज्ञानिक है, और ये 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया था। 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया, इन्हें जननायक कहते हैं, जननायक, ठीक है। और राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को है जो उनके घर दिया गया, उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में इन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर और पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया। ये ध्यान रखना है, किसको किसको? तो 2 लोगों को, कर्पूरी ठाकुर और नरसिम्हा राव को दिया गया मरणोपरांत। वहीं लालकृष्ण आडवाणी को खराब स्वास्थ्य की वजह से उनके घर पर जाकर के दिया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि आमतौर पर हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन 1999 में भारत सरकार ने ऐसा नियम को तोड़ दिया और प्रथम बार कितने लोगों को दिया? तो इसको 4 लोगों को दिया। और फिर बाद में फिर क्या हुआ? अभी 2024 में भी 3 की जगह फिर से 5 लोगों को दिया गया। इस तरह से 2 बार प्रथा को यह तोड़ा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिले में स्थित है? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कालू घाट कौन से जिले में बिहार के स्थित है? तो आपको यह ध्यान रखना है। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारण जिला हो जाएगा, सारण जिला। यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है कि केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। इन्होंने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 जानते हैं, नेशनल वाटरवे 1, ये इसकी लंबाई क्या है? तो 1600 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई। और ये कहाँ से चलती है? तो ये गंगा, ये हल्दिया से लेके कहाँ? ये प्रयागराज, हल्दिया से प्रयागराज, यानी प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज इलाहाबाद से कहाँ? हल्दिया, कहाँ? वेस्ट बंगाल में जाता है। यानी उत्तर प्रदेश से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश से कहाँ? ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसकी लंबाई क्या है? तो लगभग 1600 किलोमीटर। और सबसे लंबी भारत में यह NW1 काम करती है। और ये क्या है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा और हुगली नदी को ये कनेक्ट करता है, ये इसमें चलती है, ठीक है। कालू घाट इंटरमोडल टर्मिनल, ठीक है, का निर्माण बिहार के कहाँ? सारण जिले में गंगा नदी पर कितना? 78 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और
इसकी क्षमता क्या है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इसको ध्यान रखना है कि इस टर्मिनल के निर्माण से उत्तर बिहार में सड़क परिवहन पर दबाव कम होने के साथ ही इस क्षेत्र में विशेष रूप से नेपाल के लिए कार्गो के परिवहन के लिए भी एक वैकल्पिक ऑप्शनल है जो मार्ग डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना है कि स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर विमेन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन है। यहाँ पे इन्वेंशन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शब्द को ध्यान रखना है, इनोवेशन हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है कि साइंस फॉर वीमेन ए टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन इनोवेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई। यूपीआई की शुरुआत कब होती है तो जानते हैं 2016 में इसकी शुरुआत की जाती है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि चलाते हैं वो यूपीआई से लिंक्ड होता है। और इसके अंदर जो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, ये एनपीसीआई के अंदर रेगुलेट किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है 2008 में होती है। ठीक है, और तो इसमें श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, यूएई जैसे नेपाल आदि देशों में यदि आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने में सुविधा हो, इसके लिए यूपीआई की सेवा है जो दूसरे देशों में भी ऐसा उपलब्ध कराया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कह रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो पहला क्या है असत्य है, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक हो जाएगा। इसके यूपीआई के बारे में हम विस्तृत चर्चा की है पहले वाले वीडियो में, उसे आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन करना है कि यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य की घोषणा की। यहीं पे आपको है जो फंसाने का काम करेगा, डाटा से आपको जरूर छेड़छाड़ करेगा। और यहाँ पे 55% नहीं क्या है, ये 90% हो जाएगा। क्या 90% कम करने की घोषणा किया है, इसका लक्ष्य है कि द यूरोपियन यूनियन अनाउंस्ड अ टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाई क्या, तो 90% बिलो 1990 लेवल्स बाई 2040। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि कब तक और कब से, किसके स्तर से, इसको ध्यान रखना है। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या है, तो एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर। द थीम ऑफ द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इज टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं, तो कह रहा है 7वां हिंद महासागर की सम्मेलन की बात करते हैं। इसका विषय क्या है, स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। और ये कब हुआ, फरवरी 2024 में। और कौन से स्थान पे पूछा जा सकता है, तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कोऑपरेशन को और भी इन्हांस करना और भी मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया, डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने किया। और इसमें सम्मेलन में 40 देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से कितने देश इसके सदस्य मुख्य रूप से है, तो 23 सदस्य देश हैं। कितने, तो 23 इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, क्या है, 23 है। इस सम्मेलन को भारत फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग, सिंगापुर के एस राजनाथम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ यूएस सेंटर ने मिलकर इसका आयोजन किया। और इसका पहला जो आयोजन होता है कहाँ पे होता है, फर्स्ट होता है कहाँ पे, ये सिंगापुर में होता है। कहाँ, सिंगापुर में होता है। और कब होता है, 2016 में होता है। ठीक है, करा यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% नहीं करके कितना, तो 90% कम करने का यह लक्ष्य निर्धारित किया है। यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कितना, 55% कम करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसको बढ़ा दिया। कब, 2040 तक कितना, 90% कर दिया। और यूरोपीय संघ ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल यानी कि कार्बन तटस्थता हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। कब तक, 2050 तक। और भारत ने कब तक, 2070 तक रखा है। भारत ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है 2070। यूरोपीय संघ के इस नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए जैसे नए उपाय, क्या क्या उपाय अपनाएगा, तो जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी हटाना, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, कार्बन कैप्चर स्टोरेज और कार्बन कैप्चर उपयोग जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल करके इसको है जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सकता है, जिस कारण से क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है उसको है जो कम करने का प्रयास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन कौन सा है। इसमें देख सकते हैं कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। ये कौन से थे, तो 22वें नंबर के, 22वें विधि आयोग के ये अध्यक्ष रहे। और पहली बार जो विधि आयोग बनाया गया था 1834 में बनाया गया ब्रिटिश राज के दौरान, और उसकी अध्यक्षता कौन किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था। अभी बात करते हैं विधि आयोग के बारे में। तो विधि आयोग है क्या, तो विधि आयोग ऐसा आयोग है जो एक नॉन स्टैट्यूटरी है, यानी कि उस तरह से एक
क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है कि असंवैधानिक बॉडी है जिसका जिक्र है जो संविधान में कहीं किया नहीं गया है, लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान के मसौदों को, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत यदि महसूस होती है तो उसमें है जो ये विधि आयोग की संरचना स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो 22वें थे ये न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और अब क्या है तो 1 सितंबर 2024 से लेकर क्या तो 31 अगस्त 2027 तक किनका दिया गया है ये कार्यकाल। तो अभी अध्यक्ष की चर्चा नहीं की गई है, अध्यक्ष का घोषणा नहीं किया गया, अध्यक्ष घोषणा अभी नहीं किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा घोषणा नहीं किया गया, लेकिन इसकी कार्यकाल 23वें विधि आयोग की घोषणा कर दी गई है कि 23वें विधि आयोग का ये कार्यकाल रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। इसलिए असत्य कथन कौन सा है तो असत्य कथन, इसमें यदि आप जिस समय यह बुक बन रहा था उसके अनुसार ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, यानी कि दोनों गलत नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि असत्य कथन कौन है, तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। लेकिन यदि अभी की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष अभी कोई भी नहीं है, लेकिन 22वें अध्यक्ष यह थे, आपको याद रखना है। तो साल 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का पहला विधि आयोग बना और इस आयोग ने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को भी संहिताबद्ध करने की घोषणा की है, सिफारिश करती है। और इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को कई अधिनियमों का सुझाव दिया जिसमें से ज़्यादातर पारित हुए और आज भी भारत में लागू है। इसके बाद 1853, 1861 और 1879 में दूसरे, तीसरे और चौथे विधि आयोग के भी यह गठन किया गया। इन चारों विधि आयोग ने भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और कई कानून भी बनाए। लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में इसको देखा गया, इसमें भी काफ़ी सुधार किए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। इसको हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, जाके आप 7500 का वीडियो भी देख सकते हैं। 7500 बुक का डिस्कशन हमने किया, उसमें पूरी तरह कंप्लीट रूप से विधि आयोग के बारे में चर्चा किया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। आज़ादी के बाद साल 1955 में भारत का पहला विधि आयोग बना और इसके तत्कालीन उस समय महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने थे, एमसी सीतलवाड़ इस आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। कौन, एमसी सीतलवाड़, इसको याद रखना है। भारतीय विधि आयोग क्या है तो एक गैर सांविधिक निकाय है, यह कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और सरकार को सिफारिश भी करता है। हालांकि जो सरकार को यह सिफारिश करता है यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको यह अपनाए या छोड़ दे, ठीक है, और इसका कोई भी बाध्यकारी डिसीजन नहीं होता है, यानी कोई रिकमेंड करता है, कुछ रिकमेंडेशन करता भी है, कुछ सिफारिश भी करता है, तो सरकार के ऊपर बाध्य न है कि वो सरकार को इसको अपनाना जरूरी है। अगला प्रश्न है असत्य कथन कौन सा है, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की है। तो इसमें केवल जहां लग गया तो आपको ये ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। तो कह रहा है केवल गुलजार को नहीं दिया गया, साथ में रामभद्राचार्य को भी दिया गया है, यानी दो लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया है इसके बारे में। जीएस कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये पुरुष में थे कौन, जीएस कुरूप, जबकि महिला में कौन, आशा पूर्णा देवी, जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन पहला हो जाएगा और जबकि दूसरा क्या है, सही हो जाएगा। असत्य कथन केवल एक हो जाएगा, क्या, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं गुलजार साहब और गुरु रामभद्राचार्य को यह पुरस्कार दिया गया है, क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 1965 में मलयालम लेखक कौन, जी शंकर कुरूप थे। उनके 1950 में प्रकाशित कविता संग्रह ओड कुझल द बैम्बू फ्लूट के लिए दिया गया था, ओड कुझल के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है और उसकी शुरुआत कब होती है, कब, 1961 में इसकी शुरुआत की जाती है। यह 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी भी भाषा में साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए एक लेखक को प्रदान किया जाता है। साथ में इंग्लिश के भी साहित्य को दिया जाता है, प्लस इंग्लिश भी दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 22वीं भाषा में इंग्लिश तो शामिल नहीं है, लेकिन इसको भी दिया जाता है, 22वीं भाषा प्लस इंग्लिश दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना कब, 1961 में, और पुरस्कार में 11 लाख रुपया दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिकृति भी इसमें शामिल होता है। आशापूर्णा देवी को 1976 में दिया गया उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, इसको ध्यान रखना है। जबकि 57वां यानी 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मौजो को। वह अंग्रेजी के पहले भारतीय लेखक है जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। किसको, दामोदर मौजो को। इस तरह से देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया जाता है, यानी कि 8वें शेड्यूल में जो भाषा है, कितने भाषा, 22 भाषा है, उसके अलावा इंग्लिश में भी दिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है।
किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र कुमार यादव एक क्या है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, यानी कि IRS है, जिन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, यानी कि खेल मंत्रालय, खेल और युवा मंत्रालय के अधीन यह फिट इंडिया मूवमेंट कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये कौन है, नरेंद्र यादव हैं, जो फर्स्ट सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट ने IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और यह अभूतपूर्व चयन फिटनेस के विविध रास्तों पर प्रकाश डालता है और हमें यह सोचने के लिए चुनौती देता है कि स्वस्थ भारत के लिए रोल मॉडल बनने का क्या मतलब है, किस तरह से हम फिट रह सकते हैं और अपने इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, भारत के विकास में किस तरह से हम फिट होकर मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और 2009 में सबसे कम उम्र के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारियों में से एक के रूप में इन्होंने इतिहास भी बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होता है? तो ब्राजील ना होकर के कहाँ पे, दुबई हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि आपको ये जगह है ना, जगह आपको ध्यान रखना है कि जगह के नाम चेंज करके दिया जा सकता है, डाटा का नाम चेंज करके दिया जा सकता है, इसलिए क्योंकि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ, दुबई में किया गया। और भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गावटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला क्या है, गलत है। हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी किया है, इसको पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में ही रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन पहला हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट ओनली वन। कह रहा है कि 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। और शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो भविष्य की सरकार को आकार देना, यानी शेपिंग टू द फ्यूचर गवर्नमेंट इसका मुख्य थीम है, जिसमें दुनिया भर से 25 से अधिक सरकार और राज्य प्रमुख इसमें भाग लेंगे। तुर्की, भारत और कतर के प्रतिनिधि मंडलों को नेतृत्व उनके संबंधित नेता द्वारा किया जाएगा, जैसे कि तुर्की से राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्डोगन, भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसम अल थानी, ये यहाँ से है, जो कहाँ के विदेश मंत्री हैं, कतर से ये शामिल होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इंडिया विंस द 9th गॉवटेक प्राइज फॉर द AI पावर्ड रोड सेफ्टी रिश्ते, क्या इनिशिएटिव, यानी कि इसका नाम ई रास्ते हो गया। तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को 9वें गॉवटेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभिनव उपयोग का यह प्रमाण है। ठीक है, इसमें विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किस तरह से और भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रशासन को, रोड कनेक्टिविटी को और भी स्ट्रॉन्ग किया जाने लगा, जिस कारण से ऐसा गॉवटेक पुरस्कार दिया गया है। किसको? भारत को दिया गया, 9वां। अगला प्रश्न, सत्य कथन कौन सा है? तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लांकटन है। यहाँ पे एयर नहीं होगा, क्या होगा? एरोसोल हो जाएगा। क्या? एरोसोल। क्लाउड, ओशन और इकोसिस्टम है, जबकि एयर नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कि इसरो के द्वारा नहीं करके किसको? नासा के द्वारा यह किया गया है। नासा का पेस मिशन है, नासा का पेस मिशन है। तो इसलिए सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन क्या है, इसमें गलत गलत दिया गया है। देख सकते हैं कि पेस क्या है, तो इसका फुल फॉर्म प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड महासागर पारिस्थितिकी तंत्र नासा के द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों में मौजूद सूक्ष्म कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। और एरोसोल नामक ये कण बादलों को बनाने में मदद करता है, जो जलवायु और मौसम को भी यह प्रभावित करता है। एरोसोल हमारी जलवायु को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझते हैं कि कैसे यह काम करता है। इसका अध्ययन करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि मानवीय गतिविधियां जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है। पेस क्या है? हर 1 से 2 दिन में एरोसोल और फाइटोप्लैंक्टन यानी कि समुद्र में जो मौजूद छोटे पौधे होते हैं उसका निगरानी करेगा। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एरोसोल बादल निर्माण और जलवायु को भी कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, एरोसोल और जलवायु के बारे में अपनी समझ में सुधार करके हम पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करने और जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के बारे में बेहतर निर्णय
है जो ले सकते हैं। यह पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और भौतिकी से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है और हम कैसे इससे सुरक्षित रख सकते हैं और अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे कैसे किस तरह से कितना कम किया जा सकता है, ग्लोबल क्या तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है, इस तरह से इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। ये पेस उपग्रह का इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य कथन का चयन करना है कि मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो बालासोर के तट पे किया गया। नहीं, ये बालासोर कहाँ है, ओडिशा में है। जबकि इसका आयोजन कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पे, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इस अभ्यास की थीम क्या है, तो सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन, यानी कि द मोटो ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलाबोरेशन। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन, ठीक है, ये मोटो पूछ रहा है आपको, ये थोड़ा सा ये इसका देख लेना है कि सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये इसको एक बार सुधार कर ले, ये सही सही दिया गया है। ठीक है, तो इस अभ्यास के थीम क्या है, सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन, यानी सत्य कथन कौन सा है, तो दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। यहाँ पे इसको एक बार मिलान कर ले सकते हैं, इसमें करेक्ट कर ले। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है, ओनली क्या है, ओनली 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मिलन एक्सरसाइज हो रहा है। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में हो रहा है। इसका आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक किया गया। कहाँ पे, ये विशाखापट्टनम में किया गया। और इसका थीम क्या था, सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सागर पहल के साथ संरक्षित है, यानी कि उससे जुड़े हुए हैं। सागर योजना का जानते हैं कि इसका मकसद क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इसका मुख्य मकसद है। इस अभ्यास में 50 देश की नौसेना ने हिस्सा लिया। 18 युद्धपोत और विमान ने भी महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में पनडुब्बी, विमान वाहक और उन्नत युद्ध संचालन से जुड़े समुद्री युद्धाभ्यास भी किया गया। ठीक है, इसमें भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ तालमेल भी बिठाया गया। जानते हैं कि 18वां जो G20 का सम्मेलन होता है, कहाँ पे होता है, ये भारत में होता है। उसमें ही अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल किया जाता है पहली बार। इस अभ्यास का समापन समारोह INS विक्रांत में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है, तो यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। उपभोक्ता मामले के लिए पोर्टल है। दिस इज अ पोर्टल फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखिए, सबसे पहली बार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA आता है कब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है कब, 1986 में आता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजन हो गए। उस तरह से जो ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल जो एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, उस तरह से जो ट्रेड एंड कॉमर्स को और भी है जो आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए उसमें कुछ रूल्स में सुधार किया गया है, जिस कारण से 2019 में ऐसा किया गया जो क्या, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को और भी है जो बेहतरीन बनाने के लिए ऐसा है जो लाया गया। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया गया है। ठीक है, अगला देख सकते हैं कि यह किसके जुड़ा हुआ है, ई जागृति पोर्टल। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है। सभी स्तरों पर सरल, तेज और अधिक लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करना इसका मुख्य मकसद है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग की यह क्या है, एक पहल है। और यह ऑनलाइन इस तरह से इसकी मुख्य विशेषता है, किस तरह से ऑनलाइन फाइल आप इसको कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य मकसद क्या रहेगा, तेजी से आपको है जो निर्णय लिया जाएगा उसमें क्या, तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत यह एक कार्य करेगा। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति, UAE के राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द UAE। जो वाइब्रेंट गुजरात समिट कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये गांधीनगर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, ये गांधीनगर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ये वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने वाला है। इसमें प्रमुख नेता में कौन कौन थे, तो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला ये कौन है, ये चेक गणराज्य के है जो प्रधानमंत्री हैं। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रोमोस होर्ता, जबकि UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी ने भी भाग लिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि इसके जो चीफ गेस्ट थे कौन थे, ये यही थे। कौन, तो UAE के राष्ट्रपति, UAE के
कौन राष्ट्रपति थे। ठीक है, और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में आयोजित किया गया। और इसमें इसका विषय क्या रहा, तो भविष्य का प्रवेश द्वार। यह द्विवार्षिक आयोजन वैश्विक नीति निर्माता, राजनयिक, व्यापारिक नेता और निवेशकों के लिए सहयोग, साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में यह कार्य करता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 4th बायोडाइवर्सिटी ऑफ साइट ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में क्या है, गुप्तेश्वर वन है। देख सकते हैं यह गुप्तेश्वर वन कहाँ लोकेटेड है, तो ये ओडिशा में लोकेटेड है। इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ओडिशा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, ओडिशा में कहाँ है, ये कोरापुट जिला में है। कोरापुट जिला में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता स्थल बनाया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो मंदसुरु, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन की श्रेणी में भी यह शामिल हो गया है, जिससे पहले उनकी अद्वितीय जैव विविधता के लिए यह मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में बताना है कौन सा सुमेलित है। देख सकते हैं कि स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्लस पोर्टल। यह प्लेटफॉर्म किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया स्वयं प्लस पोर्टल। ठीक है, या प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार के द्वारा, जबकि घर पोर्टल किसके द्वारा, एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों के जो अधिकार है उसके बारे में संरक्षण प्रदान करना इसका मुख्य मकसद है। इसके लिए घर पोर्टल लॉन्च किया गया। सी केयर्स वे पोर्टल, यह कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें मिलान किए गए सारे सही है, यानी ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बस आपसे सिंपल भी एक वन लाइनर भी पूछ सकता है कि यह घर पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एनसीपीसीआर के द्वारा लॉन्च किया गया है बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन इसमें सुमेलित है नियुक्तियों में से। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा बने हैं। कौन मलेशिया के राजा कौन है, इब्राहिम इस्कंदर। अनिल कुमार लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, अनिल कुमार लोहाटी। इसके पहले अनिल कुमार लोहाटी क्या थे, वो रेलवे के सीईओ और अध्यक्ष थे। कौन, रेलवे बोर्ड के कौन, ये अनिल कुमार लोहाटी। अहमद अवाद बिन मुबारक यह यमन के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के, यमन के प्रधानमंत्री है। इसलिए दिए गए तीनों मिलान यहाँ पे सही अपॉइंटमेंट दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। तो इसका आंसर पंजाब सरकार हो जाएगा। क्या, तो पंजाब सरकार हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिए। करा, पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इसमें 5000 कर्मचारी इसमें शामिल है जो हर 30 किलोमीटर तक सड़क पर मौजूद रहते हैं और किसी भी हादसे की सूचना मिलने पर ये कर्मचारी 5 से 7 मिनट में हादसे वाली जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, और इसकी गाड़ियां हाईटेक होती है, उनमें स्पीड गन और ई चालिंग जैसी सुविधा भी होती है। इसका इस्तेमाल करके ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वाले पर कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट भी पहनना जरूरी है। ये सब के लिए ऐसा है जो नियम बनाया गया है ताकि आपकी सुरक्षा भी बने रहे। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। सड़कों पर असुरक्षित ढांचे और वाहनों को भी ठीक रखना चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि है जो उस तरह से है जो दुर्घटना घटी तो फिर दिक्कत हो सकता है आपके परिवार को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। जानते हैं कि 2 फरवरी को है जो वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और उसी के संरक्षण करने के लिए 1971 में रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में ऐसा घोषणा किया गया रामसर साइट अपनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जानते हैं कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। क्या, वेटलैंड डे, यानी कि क्या, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में रामसर साइटों की संख्या सबसे ज्यादा क्या है, तो तमिलनाडु शहर में है, तमिलनाडु में है, जिसकी संख्या क्या है, 18 पूछ सकता है, 18। और भारत में अभी रामसर साइटों की कुल संख्या क्या है, तो 85 है, 85 इसको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे ज्यादा है, 10 रामसर साइट है।
चिल्का झील ओडिशा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। कौन? चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भारत के पहले रामसर साइट बना था। कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। और चिल्का झील ओडिशा में। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। और रामसर कन्वेंशन की स्थापना कब होती है? 1971 में ईरान के रामसर शहर में किया जाता है। रामसर साइटों को आर्द्रभूमि स्थल माना जाता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है और इसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसा साइट को डिक्लेयर किया जाता है। रामसर साइटों को उनके पारिस्थितिकी महत्व और जैव विविधता संरक्षण के लिए मान्यता दी जाती है, ताकि सरकार के द्वारा ऐसे और भी उसमें प्रयास किया जा सके, ताकि उस वेटलैंड को और भी सुरक्षा प्रदान किया जा सके। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा INS संध्या को कहां कमीशन किया गया? तो कहां कमीशन किया गया? तो इसको कमीशन किया गया कहां? गोवा में कमीशन किया गया। देख सकते हैं, सॉरी यहाँ विशाखापट्टनम हो जाएगा कि विशाखापट्टनम में INS संध्या को राजनाथ सिंह के द्वारा INS संध्या को कहां पे कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री कौन है? अभी राजनाथ सिंह देख सकते हैं, और उनके द्वारा विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पौध, पहला ये पेट्रोलिंग पौध है। कौन? INS संध्याक। INS संध्याक ये बड़ा जहाज है, विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। यह जहाज भारत प्रशांत क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका को और भी मजबूत करेगा, इन्होंने कहा है। यह समुद्री डकैती और तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह न्यू इंडिया का संकल्प है, इसमें ऐसा प्रोविजन दिया गया है। भारत नेविगेशन, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए भी खड़ा है। ठीक है, INS संध्याक हमारे अपने समुद्री हितों के साथ साथ मित्र देशों के हितों के भी यह रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। राहुल R नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, यानी तीनों को शामिल है जो इन्हें ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। ब्रिटेन में युवा विज्ञानियों को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित कुल 9 विज्ञानियों में 3 भारतवंशी भी इसमें शामिल है। इसमें यहाँ देख सकते हैं 3 भारतीय हैं और उन्हें पुरस्कार रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित कुल 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय मूल के 3 युवा वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर राहुल R नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत है। कौन? डॉक्टर तन्मय भारत। यह पुरस्कार ब्लावाटनिक फैमिली फाउंडेशन व द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और मुख्यतः ये पुरस्कार युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य के लिए दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो जानते हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था उसी समय ये घोषणा होती है कि सरयू नदी में, अयोध्या कौन से लोकेटेड है, कहाँ पे? तो सरयू नदी में लोकेटेड है ये, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, और वहीं पे इस तरह से फर्स्ट इंडिया का सोलर पावर्ड बोट लॉन्च किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से लॉन्च किया गया था जो सोलर पावर्ड था। ये सरयू नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाज की शुरुआत परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को यह दर्शाता है। अगले वर्ष जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले 2 सौर ऊर्जा संचालित मिनी क्रूज जहाज अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में संचालन शुरू किया गया। ठीक है, इसको याद रखना है बस। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। इसको याद रखना है कि इसका थीम क्या था, हर बार पूछा जाता है। और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या थी? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। इस थीम का मकसद था कि आर्द्रभूमि और मानव कल्याण के बीच में जो संबंध है उस पर प्रकाश डालना, और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों और पर्यावरण के लिए आर्द्रभूमि के महत्व को उजागर करना है। और आर्द्रभूमि पानी से ढके पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो थोड़ा दलदली टाइप का होता है, किचकिच टाइप का होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। और आर्द्रभूमि में मीठा पानी, समुद्री पानी, प्रवाल भित्ति, गीले घास के मैदान, दलदल और मैंग्रोव भी इसमें शामिल होते हैं। आर्द्रभूमि जलवायु के लिए बहुत ही अहम होती है और इससे मनुष्य, पशु और पूरे ग्रह का जीवन बेहतर होता है। और यहाँ देख सकते हैं 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को यह दर्शाता है। इसके पहले हमने बता दिया है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ में किया गया। कहाँ पे? डिब्रूगढ़, असम में किया गया। वेयर वाज नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन डिब्रूगढ़, असम। पूर्वोत्तर भारत का यह पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल कहाँ? असम के डिब्रूगढ़ जिले में बन रहा है।
और इस अस्पताल का नाम क्या है? केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी क्राइन है, CRI/N है। यह अस्पताल 15 एकड़ में बनाया जा रहा है। बस आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है। इस अस्पताल की आधारशिला कौन रखेंगे? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9V सशस्त्र ड्रोन को खरीद के लिए समझौता किया है? तो किससे? तो ये अमेरिका से किया है। और MQ-9V क्या है? तो एक सशस्त्र ड्रोन है। इसके बारे में देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से एक ड्रोन है जिसका है जो यह एक प्रीडेटर ड्रोन है और इसकी वजन क्या है? कह रहा है कि कम से कम ये कितना? तो 5670 किलो तक के वजन को उठा के है जो ये आगे जा सकता है। और फ्यूल कैपेसिटी क्या है? 2721 kg और 2177 kg अक्रॉस 9 हार्ड पॉइंट्स, 8 विंग और एक सेंटर लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पेलोड कैपेसिटी क्या है। क्रू उसमें 2 पायलट्स इन ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे 2 पायलट बैठेंगे। ठीक है, इस तरह से वेपन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, ये लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल में भी इसमें है जो शामिल किए जा सकते हैं। और इसमें मिसाइल क्या, इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दिया जा सकता है। डिजास्टर यानी कुछ आपदा आता है उसमें राहत भी इससे दिलाया जा सकता है। कुछ सर्च एंड रेस्क्यू का काम भी किया जा सकता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको है जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के लिए भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं। इसका मल्टी यूज क्या है? एक ड्रोन है MQ-9V। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह कौन है? तो यह रूस के एस्ट्रोनॉट है। कौन? ये ओलेग कोनोन्को है। कौन? अंतरिक्ष यात्री है। यहाँ देख सकते हैं कौन है, यही है जो रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोन्को ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और कितने दिनों? 1000 दिनों से ज़्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया, यानी कि लगभग 3 साल से ज़्यादा। ठीक है, 3 साल के आसपास। यह रिकॉर्ड 5 मिशन में उन्होंने पूरा किया और उन्होंने अपने ही देश के जेनेडी पडाल्का के 878 दिन का है जो रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, और इनकी यात्रा कब होती है? सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। और ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? जैसे आपने हमको बताया कि म्यांमार में, पहला क्वेश्चन में जैसे एक्सप्लेन किए थे वही सही है कि FRM को यानी फास्ट रेजिम मूवमेंट को है जो कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। किसके साथ? म्यांमार को। ठीक है, फ्री मूवमेंट रेजिम को। तो भारत सरकार ने म्यांमार के साथ अपनी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया। इस तरह से बाड़ लगाया है और इसकी सीमा कितनी है? भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। सबसे ज़्यादा सीमा जो भारत का है किसी देश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और सीमा पर बाड़ लगाने के साथ साथ सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन व्यवस्था यानी FMR को खत्म कर दिया है। और मणिपुर के मोरेह में करीब 10 किलोमीटर की बाड़ पहले से ही ऐसा लगा दिया गया है। मणिपुर के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी हर 1 किलोमीटर की दूरी पर बाड़ लगाने का भी काम किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे, ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में। तो सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों को दिया जाएगा कितना? तो 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। करा है इसमें कि इसकी शुरुआत से शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों को 3000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे समाज के कमजोर सदस्यों को बहुत जरूरी सहायता और राहत प्रदान की जाएगी। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। तो भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में किया गया। यह एक्सपो फरवरी 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है, इसको बस ये याद रखना है। और भारत सरकार के द्वारा समर्थित इस एक्सपो का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और इसका आयोजन हर एक साल किया जाएगा। एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं
कि टॉमटॉम इंडेक्स के मुताबिक लंदन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्या है शहर है, और साल 2023 के लंदन में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन कितना, तो 37 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। और वहीं भारत में पुणे और बेंगलुरु भी दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में भी शामिल है। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में कौन है, तो पहला स्थान आता है मोगादेशु। मोगादेशु क्या है, तो सोमालिया का राजधानी है, सोमालिया में राजधानी है। सोमालिया का राजधानी है कौन, ये सोमालिया का राजधानी कहाँ, मोगादिशु, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहर है। यह हिंद महासागर के ठीक उत्तर में सोमालिया की राजधानी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किससे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको किया, तो बीना मोदी को किया। बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का है जो घोषणा दिया है, इसको अवार्ड दिया है। देख सकते हैं मोदी इंटरनेशनल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर बीना मोदी हैं। कौन है, यही हैं डॉक्टर बीना मोदी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया। और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह प्रतिष्ठित सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली के होटल द लीला पैलेस चाणक्यपुरी में किया गया, ठीक है। इसका विषय क्या था, अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना, बस इसका याद रखना है, थीम क्या था। और जानते हैं कि डॉक्टर बीना मोदी को फॉर्च्यून 500 और ET 500 सूची में भी इनको शामिल किया गया था। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब कहाँ किया गया, 2024 में कहाँ किया गया, ये गोवा में किया गया, गोवा में किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का इसका उद्घाटन किया था, किसने, मोदी ने किया था। भारत ऊर्जा सप्ताह भारत की एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, और यह आयोजन भारत के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस साल के भारत ऊर्जा सप्ताह में ऊर्जा सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किस तरह से किया जाए उसके बारे में इसमें चर्चा की गई। इस आयोजन में कई देशों के ऊर्जा मंत्री भी शामिल हुए, ऊर्जा कंपनी शामिल हुआ और अन्य हितधारक भी इसमें शामिल हुआ, ठीक है। और इस आयोजन में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और उन्हें ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में शामिल करने पर भी जोर दिया गया। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, देख सकते हैं गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट बना है कौन, अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र, इसका नाम रखा गया है व्योम मित्र। व्योम मित्र, इसको याद रखना है। व्योम मित्र कौन है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगल की व्योम मित्र क्या है, तो यह गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। यानी कि जो 3 अंतरिक्ष यात्री को जो मानव है उनको भेजे जाने से पहले एक टेस्ट के आधार पर एक रोबोट को भेजा जाएगा, किसको, तो ये कौन है, व्योम मित्र को भेजा जाएगा। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद मानव युक्त मिशन, यह मानव रहित मिशन है, और मानव युक्त मिशन गगनयान को भेजा जाएगा 2025 में। तो इसमें दिए गए सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, देख सकते हैं। इस तरह से ये क्या है, व्योम मित्र है, और ये गगनयान मिशन में सबसे पहले ये जाएगी। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। वहीं मानव रहित रोबोट उड़ान व्योम मित्र इस वर्ष होगी, गगनयान अगले वर्ष 2025 में स्थापना, इसका जो आयोजन किया जाएगा, इसका है जो लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पे रखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है, जो रामायण के रचनाकार भी हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो ये अयोध्या हवाई अड्डे का सीन देख सकते हैं, इसमें महर्षि वाल्मीकि के नाम पे यह रखा गया है। इस अयोध्या हवाई अड्डे का नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, तो ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन के समय उन्होंने इसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने की घोषणा की, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है, और रामायण को कई भाषा में अनुवादित भी किया गया है। रामायण को संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, उसकी रचना किसने किया था, तो वाल्मीकि ने किया था। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके क्या किया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के मोढेरा सन टेम्पल में ऐसा किया गया था। जानते हैं 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। गुजरात ने 1 जनवरी 2024 को 108 जगहों पर एक साथ सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, सूर्य नमस्कार किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यहीं पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये किया जा रहा है, कहाँ पे, तो सूर्य नमस्कार किया जाता है, कहाँ पे, मोढेरा सूर्य टेम्पल है, क्या है, मोढेरा,
ये मोढेरा सूर्य मंदिर है, मोढेरा सूर्य मंदिर, जहां 2000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें सूर्य नमस्कार किया। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को बधाई दी और कहा कि इसने 2024 का स्वागत अच्छी तरह से इस तरह से किया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, किसका मिशन क्या है? तो आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रमोट क्लिनिकल स्टडी इन प्रायोरिटी एरिया ऑफ आयुर्वेद। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो यह आयुर्वेद से संबंधित है। यह आपसी सहयोग के माध्यम से देश भर के आयुर्वेदिक शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के साथ आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए ठोस साक्ष्य उत्पन्न करना और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में लागू करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि स्मार्ट 2.0 किसके लिए? आयुर्वेद के लिए है, जो आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्या? तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, ये लाया गया था कब? 2009 में। ठीक है, और जानते हैं कि ये लेपर्ड क्या है? स्नो लेपर्ड क्या है? तो ये वल्नरेबल स्टेटस में है। क्या है? ये वल्नरेबल है। और क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या? 1972 में ये शेड्यूल 1 में आता है। क्या? शेड्यूल 1 में आता है, इसको ध्यान रखना है। ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में स्टार्ट किया गया। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया जाता है? 1973 में स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा। ठीक है, किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुआ वैसा होता है, वैसा तेंदुआ जो कहाँ पे रहता है? बर्फ पे रहता है, यानी बर्फीले क्षेत्रों में रहता है। इसे स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। करा हाल ही में हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। कौन? किर्गिस्तान ने। यह घोषणा किर्गिस्तान की पारिस्थितिकी संतुलन और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है। चीन में कहा? चीन में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनकी संख्या करीब 2000 से 2500 है। और हिम तेंदुओं की आबादी भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और मंगोलिया में भी, हालांकि इस देशों में आबादी इसकी कम हो रही है। आपसे यूपीएससी के क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है कि हिम तेंदुआ सिर्फ और सिर्फ भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है या सिर्फ रूस में पाया जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट से सावधान रहें कि ये भारत, अफगानिस्तान, रूस, मंगोलिया आदि देशों में भी पाया जाता है। हिमालय में हिम तेंदुए ज़्यादातर पेड़ों की रेखा से ऊपर और 18,000 फीट की ऊंचाई तक के ऊंचे अल्पाइन क्षेत्रों में भी रहता है। साल 2013 में बिश्केक घोषणा के तहत 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। आपको ये पूछ सकता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कौन से घोषणा? तो बिश्केक घोषणा के तहत। भारत में हिमालय और ऊंचे इलाकों में वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए साल 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना लॉन्च किया गया, यानी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को 2009 में लॉन्च किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट वल्चर यानी गिद्धों के संरक्षण के लिए 2006 में ऐसा योजना बनाया गया। वहीं प्रोजेक्ट चीता की बात करते हैं तो 2022 में 17 सितंबर 2022 को यह घोषणा किया गया। 1 जनवरी 2024 को कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसमें 4 सालों के लिए चुना गया है। इसके पहले है जो एक बार और भी चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था? 2004 में। इससे पहले भारत साल 2004 में सांख्यिकी आयोग का भी सदस्य बना था। कब? 2004 में। तो ये दूसरी बार बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मकसद क्या है? युद्ध को खत्म करना और सभी लोगों के लिए शांति, न्याय और बेहतर जिंदगी को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या क्या है? 193 है। क्या है? 193। और संयुक्त राष्ट्र संघ के हर सदस्य देश को महासभा में एक सीट मिलती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और वर्तमान में कौन है इसके मुख्य सचिव? तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के हैं, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। किससे? तो PSLV C58 से किसको लॉन्च किया? एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया।
एक्सपोसेट किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे बदल दे सकता है, क्या इसरो की जगह नासा, या नासा की जगह क्या इसरो की जगह DRDO कर सकता है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। तो इंडिया हैज बिकम द सेकंड कंट्री टू सेंड ए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों कथन क्या है? तो सही सही दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं एक्सरे पोलेरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट यानी एक्सपोसैट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला समर्पित पोलेरीमेट्री मिशन है और यह मिशन चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। एक्सपोसैट पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। निचली कक्षा वैसी होती है जो 0 से लेकर 2000 किलोमीटर के अंदर में ऊंचाई पे ये कार्य करती है, इसमें संचालित होते हैं। जबकि जानते हैं कि क्या, तो 35,786 किलोमीटर की जो ऊंचाई पे होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जिसमें बड़े बड़े उपग्रह को इसमें लॉन्च किया जाता है। इस मिशन का मकसद ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर और नेबुला जैसे खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन की प्रकृति को समझना है। एक्सपोसैट ध्रुवीकरण की डिग्री और ध्रुवीकरण के कोण का भी अध्ययन करेगा। एक्सपोसैट कब 1 जनवरी 2024 को किसके द्वारा? तो PSLV C58 वाहन के द्वारा यह लॉन्च किया गया। और एक्सपोसैट के पोलिक्स सेंसर ने कैब्र पल्सर पर पहली बार डेटा भी तैयार किया है। ठीक है, और एक्सपोसैट का अनुमानित मिशन जीवन काल क्या है? तो करीब 5 साल का है, 5 साल का है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? कहाँ पे? ये जापान में। कहाँ पे? जापान में। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान हो जाएगा। इन विच कंट्री एन अर्थक्वेक ऑफ 7.6 मैग्नीट्यूड अकर्ड ऑन जनवरी 1 2024 आफ्टर विच ए सुनामी वार्निंग वाज इशूड इन जापान। जानते हैं कि जापान ऐसा देश है जहाँ पे ऐसे भूकंप और सुनामी बहुत ज़्यादा तीव्र गति में देखने को मिलता है और तेजी के साथ साथ है जो हमेशा देखने को ही मिलता है। और सबसे जानते हैं कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। क्या है? होन्शु द्वीप। और BPSC PT में लगातार 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप ऐसा द्वीप है जिसपे बहुत ज़्यादा है जो जनसंख्या आबादी वाला है जो ये क्या है? द्वीप है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से भूकंप आया था। तो 1 जनवरी 2024 को जापान के इशिकावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। ठीक है, इस भूकंप को जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 2024 नोटो प्रायद्वीप भूकंप का नाम दिया है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इस भूकंप के बाद कई द्वीप समंदर में थोड़े ऊपर उठ गए थे। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? तो ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया गुणोत्सव त्योहार। ये क्वेश्चन पूछा गया, गुणोत्सव 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? असम के द्वारा। देख सकते हैं असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 का शुरुआत किया है। यह योजना राज्य के 35 जिलों के, देख सकते हैं असम में कितने जिले हैं? 35 जिले हैं। इसके सरकारी स्कूलों और करीब 40 लाख छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। और इसके जरिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। इसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि शैक्षिक, जो बच्चों के सीखने के परिणाम, शैक्षणिक, बुनियादी ढांचा और सामुदायिक भागीदारी, ऐसे किया जाता है। और इसका पहला चरण कब शुरुआत होता है? 2017 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है? प्रेरणा कहाँ पे? तो किस क्लास के लिए? तो 9वीं से 12वीं यानी कि 9th to 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए ऐसा योजना लॉन्च किया गया। क्या? तो प्रेरणा। और किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये कमेंट में आप बता सकते हैं। ऐसे हमने इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की है। ठीक है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो सभी प्रतिभागियों का एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान कर नेतृत्व गुणों को सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को 4 जनवरी 2024 को यह लॉन्च किया गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये भी बस याद रखना है आपको कि प्रेरणा कार्यक्रम भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक बड़नगर जिला मेहसाना गुजरात में 1888 में स्थापित बर्नाकुलर स्कूल से प्रारंभ किया गया। और यह स्कूल बड़नगर की अदम्य भावना का प्रतीक है, जिसने भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त किया है। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये बड़नगर गुजरात से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रेरणा कार्यक्रम 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है।
द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एक एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। इन विच सिटी द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ABCP हेल्ड विद द थीम ABCP द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इसका आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएगा। तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं कौन सी सभा है? 12वीं महासभा। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह सम्मेलन एशिया में बौद्ध अनुयायियों के लिए एक स्वैच्छिक जन आंदोलन का हिस्सा था। इसकी स्थापना कब होती है? 1970 में होती है। भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं ने किया था। इसका मुख्यालय मंगोलिया के उलान बटोर में है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ? उलान बटोर है। यहीं पे इसका है जो हेडक्वार्टर है। इसी में गंडान थेग चेनलिंग मठ है। गंडान थेग चेनमिंगलिंग इसका एक क्या है? एक मठ है। वहीं पे इसका किया गया, इसका हेडक्वार्टर है। पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? 1998 में क्योटो में होता है। क्योटो में, जापान के क्योटो शहर में किया जाता है। इसमें 13 देश और एक क्षेत्र के सर्वोच्च बौद्ध नेता इसमें शामिल हुए थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। तो द 9th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ हरियाणा फ्रॉम जनवरी 17 टू 2024। इसका आंसर ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नया संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। और देख सकते हैं ये कहाँ पे इसका थीम मुख्य रूप से याद रखना है आपको कि दिमाग, मशीनें और अंतहीन सीमा, इसका मुख्य क्या है? ये थीम रहा। विज्ञान महोत्सव कला या संगीत महोत्सव के समान माहौल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने वाला एक महोत्सव है। इसका मकसद आम जनता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना होता है। ठीक है। किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर यानी DAT विकसित किया गया है? किसके लिए? किसके द्वारा? तो ये इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा यह विकसित किया गया है। DAT एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है। देखिए हाल ही में इसरो के द्वारा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी स्तंभ है जो क्या? तो दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DAT-SG विकसित किया गया जो समुद्र में मछली पकड़ने की नावों से आपातकालीन संदेश भेजता है। ठीक है। आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए आपातकालीन संदेश आउटपुट के लिए DAT का उपयोग यह कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि जो मछली पकड़ते हैं उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा इसरो के द्वारा एक वार्निंग देने के लिए है जो ऐसा किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? कांस्य की बनी हुई है यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कांस्य किसका बना होता है? कॉपर और टीन का बना होता है। कॉपर प्लस टीन का बना होता है। ठीक है। ये 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? तो भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा, इसको याद रखना है और ये याद रखना है 206 फीट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया। कहाँ पे? विजयवाड़ा में इसका निर्माण किया गया। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम भी दिया गया है। इस तरह से तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो सही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का यहाँ पे इस तरह से बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांस्य प्रतिमा है जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। इसका नाम सामाजिक न्याय की प्रतिमा यानी कि क्या है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर स्मृति वनम है। और यह प्रतिमा 206 फीट ऊंची है और भारत की चौथी सबसे ऊंची और दूसरी सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है। ठीक है। यह प्रतिमा 81 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके निर्माण में 404 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है। इसका निर्माण किसने किया? मेसर्स KPC प्रोजेक्ट लिमिटेड हैदराबाद ने किया है। डिजाइन किया है मेसर्स डिजाइन एसोसिएट नोएडा ने तैयार किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रतिमा के निर्माण के लिए नागपुर में अंबेडकर दीक्षा भूमि और मुंबई में चैत्य भूमि जैसे विभिन्न राष्ट्रव्यापी मॉडलों का अध्ययन किया गया। जानते हैं कि चैत्य भूमि किससे संबंधित है? चैत्य भूमि है जो किससे संबंधित है? ये भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में निर्माण अधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज हैं। कौन? अरुण योगीराज। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुर हैं। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब किया गया? 22 जनवरी 2024। BPSC PT में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, ऐसे पूछा भी गया है कि पिछली बार एग्जाम में कि अयोध्या में जो दीप जलाए गए थे, दिवाली जो दिया जलाया गया था, कितने दिया जलाया गया, तो ये भी पूछा गया था।
तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही सही दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि ये अरुण योगीराज हैं जिन्होंने ये मूर्ति का, रामलला मूर्ति का निर्माण किया है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर वैक्सीन को लॉन्च किया है। हेविसियोर किसके लिए लॉन्च किया गया है? हेपेटाइटिस ए के लिए लॉन्च किया गया, हेपेटाइटिस ए के लिए लॉन्च किया गया है। जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ये क्या होता है, इसमें जो लीवर यकृत होता है वो क्या होता है, सूज जाता है यानी फूल जाता है, जिस कारण से हेपेटाइटिस होता है। और हेपेटाइटिस मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी मुख्य रूप से घातक होते हैं, और ई इसमें है जो जान जाने के भी है जो नौबत आ जाती है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन क्या है, हेविसियोर लॉन्च किया है। ये ध्यान रखना है, किसके द्वारा? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के बारे में जानते हैं क्या है, एक वायरस से होने वाले बीमारी है, संक्रमण है, एक वायरल संक्रमण है, ये ध्यान रखना है हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है, ये मुख्य रूप से फेकल ओरल मार्ग से फैलता है, जिसका अर्थ है कि दूषित भोजन या पानी के सेवन से भी फैलता है। और हेपेटाइटिस से यकृत की सूजन है जो हल्के से लेकर गंभीर लक्षण भी पैदा कर सकता है, इसको याद रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है सेट नंबर 11 का 50 क्वेश्चन, और यदि आप इसका PDF आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल एडिटोरिया ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द बिहार करंट अफेयर्स भी लॉन्च किया जा रहा है एडिटोरिया टीम के द्वारा, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है, आपको मार्केट में जल्द से मिलेगा, क्योंकि BPSC PT जो 17वीं होने वाली है वो 13 दिसंबर को डेट आ चुका है। इसके लिए आप है जो ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके लिए आप है जो तैयार रहेंगे। इसको सारे वीडियो को देखते रहेंगे, एक वीडियो देखते हैं एक छोड़ देते हैं, जिससे आपको क्या होता है, एक समझ विकसित नहीं हो पाती है, जिस कारण से आप पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से पूरे सीरीज को देखें। टोटल 15 सेट है, जिसमें है जो अब बचा हुआ मात्र 4, 11 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो उससे आप वीडियो देख सकते हैं और बुक मार्केट से खरीद के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।